अगर मैं तुमसे पूछूं वीनस पर तुम कितनी देर तक जिंदा बचोगे, तुम्हारा शरीर अंदर की तरफ तो क्यों पिचक जाएगा, और क्या कभी ये प्लेनेट अर्थ जैसा हुआ करता था? इन सब सवालों के जवाब आज इस एपिसोड में मिलेंगे। अगर मैं तुमसे पूछूं कि सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट कौन सा है, अगर तुमने मर्क्यूरी सोचा तो तुम गलत हो। सूरज के सबसे पास होने के बाद भी मर्क्यूरी वीनस से ठंडा है। और नहीं, थोड़ा सा नहीं, वीनस की सरफेस का एवरेज टेम्परेचर 465 डिग्री सेल्सियस है। 465 डिग्री सुनने में ये सिर्फ एक नंबर लगता है, लेकिन इतना टेम्परेचर लेड जो बुलेट्स के अंदर होता है वीनस पर वो भी पिघलना चालू कर दे। अगर तुम उधर खड़े हो जाओ तो 1 सेकंड से भी कम में तुम अनकॉन्शियस हो जाओगे। इंस्टेंटली तुम्हारे शरीर का सारा फ्लूइड बॉयल होने लगेगा। 2 सेकंड्स पूरे होने से पहले तुम मर चुके होगे। लेकिन ऐसा मुमकिन कैसे है? मर्क्यूरी सूरज के सबसे पास है, तो सबसे गर्म वीनस कैसे? जवाब सूरज में नहीं, जवाब वीनस के एटमॉस्फेयर में छुपा है। पिछले एपिसोड में मर्क्यूरी ने हमें दिखाया कि बिना एटमॉस्फेयर के एक दुनिया कितनी बेरहम हो सकती है, और वीनस हमें दिखाता है कि जब एटमॉस्फेयर हद से ज्यादा हो जाए तो वही एटमॉस्फेयर एक प्लेनेट को नरक बना सकता है। लेकिन ये एटमॉस्फेयर करता क्या है? सूरज जब एनर्जी भेजता है तो इस लाइट का ज्यादा हिस्सा शॉर्ट वेव लेंथ का होता है। इसीलिए रिसर्चर्स इसे शॉर्ट वेव रेडिएशन बोलते हैं। ये शॉर्ट वेव रेडिएशन जब प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को पार करके सरफेस तक पहुंचता है, सरफेस इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और गर्म हो जाता है। लेकिन सरफेस इस एनर्जी को अपने पास नहीं रखता। गर्म होने के बाद सरफेस खुद इस एनर्जी को एक नए रूप में एमिट करता है। इसी को लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन बोलते हैं, जो स्पेस की तरफ निकलती है, और यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है। एटमॉस्फेयर शॉर्ट वेव रेडिएशन को ज्यादातर अंदर आने देता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेज लॉन्ग वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। उसके बाद ये गैसेस उसी एनर्जी को हर डायरेक्शन में दोबारा इमिट करती हैं। उस एनर्जी का एक हिस्सा वापस सरफेस की तरफ आ जाता है। सरफेस बार बार हीट होता रहता है। इसी प्रोसेस की वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जिंदगी जीने के लायक बना रहता है। अगर ग्रीन हाउस गैसेस बिल्कुल ना होती तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर लगभग -18 डिग्री सेल्सियस होता। यानी ग्रीन हाउस गैसेस हमारी दुश्मन नहीं, हमारी जरूरत है। लेकिन हर अच्छी चीज एक लिमिट तक ही अच्छी होती है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग सिर्फ 0.04% है और वीनस 96.5%। और ये प्रोसेस एक दिन, एक साल या 1000 साल तक नहीं चला। अरबों सालों से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट वीनस को और गर्म करता रहा और धीरे धीरे वीनस 465 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसीलिए मर्क्यूरी सूरज के सबसे पास होने के बाद भी वीनस से ठंडा है। और सबसे हैरानी की बात, ये नरक हमारे प्लेनेट का ऑलमोस्ट जुड़वा भाई है। साइज ऑलमोस्ट सेम, मास ऑलमोस्ट सेम, ग्रेविटी ऑलमोस्ट सेम। बस एक चीज अलग निकली, वो है एटमॉस्फेयर। अर्थ पर हम एटमॉस्फेयर का प्रेशर महसूस ही नहीं करते, क्योंकि हमारा पूरा शरीर इसी प्रेशर के साथ पैदा हुआ और इवॉल्व भी हुआ। लेकिन वीनस पर आसमान सिर्फ तुम्हारे ऊपर नहीं होता, वो तुम्हें हर पल क्रश कर रहा होता है। वीनस की सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ से 92 टाइम्स ज्यादा है। तो इस 92 टाइम्स का मतलब क्या है? कभी स्विमिंग पूल में गए हो अंदर तक, या कभी स्कूबा डाइविंग करी है तुम लोगों ने? जैसे जैसे तुम नीचे जाते हो तुम्हारे कानों पर और तुम्हारी पूरी बॉडी पर प्रेशर बढ़ने लगता है। 10 मीटर, 100 मीटर, 500 मीटर भी नहीं, लगभग 900 मीटर। वीनस की सरफेस पे खड़े होना लगभग 900 मीटर गहरे समुद्र के प्रेशर के बराबर है। तुम्हारे शरीर पर कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनमें हवा भरी होती है। तुम्हारे लंग्स, तुम्हारा साइनस, तुम्हारे कान के पर्दे नॉर्मल अर्थ प्रेशर पर ये सब परफेक्टली बैलेंस में रहते हैं। लेकिन वीनस पर बाहर का प्रेशर अंदर के प्रेशर से 92 टाइम्स ज्यादा होगा, और ये फर्क इतनी तेजी से लगेगा कि तुम्हारा शरीर अंदर की तरफ क्रश हो जाएगा। बिल्कुल वैसे जैसे गहरे समुद्र में एक सबमरीन अचानक से इम्प्लोड हो जाती है, और ये पूरा क्रश होना सिर्फ एक मिली सेकेंड यानी कि 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में हो जाएगा। और सबसे चौंकाने वाली बात, तुम्हें इसका एहसास तक नहीं होगा, क्योंकि दर्द का सिग्नल तुम्हारे नर्व से होकर तुम्हारे ब्रेन तक पहुंचने में करीब 100 मिली सेकेंड्स लगते हैं। 1962 तक बहुत लोगों को ये यकीन था कि वीनस एक हरा भरा जंगल वाला प्लेनेट होगा। 1919 के एक अखबार ने तो यहाँ तक लिखा था कि जिंदगी ढूंढने के लिए सबसे बेहतर जगह मार्स नहीं वीनस है। नासा का मरीना 2 जब वीनस के पास से गुजरा तो ये सपना हमेशा के लिए टूट गया। इसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स ने दिखाया कि वीनस की रात वाली साइड भी उतनी ही गर्मी थी जितनी उसकी दिन वाली साइड। यानी ये हीट सूरज से सीधा नहीं आ रही थी, बल्कि खुद वीनस के एटमॉस्फेयर के अंदर फंस चुकी थी। जंगल वाला सपना एक झटके में खत्म हो गया।
लेकिन एक फ्लाईबाय सिर्फ झलक दिखा सका। पूरा सच जानने के लिए सोवियत यूनियन ने वेनेरा मिशंस भेजे। उन स्पेसक्राफ्ट्स ने वीनस के एटमॉस्फेयर को पार किया, सरफेस तक उतरे, प्रेशर मेजर किया, टेम्परेचर मेजर किया और हिस्ट्री में पहली बार किसी दूसरे प्लेनेट के सरफेस से असली तस्वीरें इंसान तक पहुंची। लेकिन वीनस ने उन्हें भी माफ नहीं किया। सोचो, एक मशीन जो लाखों किलोमीटर का सफर तय करके दूसरे प्लेनेट तक पहुंच गई, वो भी वीनस के सामने कुछ ही घंटे टिक पाई। प्रेशर और हीट मिलकर हर मशीन को आखिरकार हरा ही देते हैं और इसीलिए आज तक कोई भी स्पेसक्राफ्ट वीनस के सरफेस पे लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सका। वीनस सिर्फ मशीन्स को ही चैलेंज नहीं करता, वो फिजिक्स को भी चैलेंज करता है, क्योंकि वीनस पर वक्त ऐसे नहीं चलता जैसे हम अर्थ पे देखते हैं। एक दिन पूरा तब माना जाता है जब कोई भी प्लेनेट अपने एक्सिस का एक चक्कर पूरा लगा लेता है। 243 अर्थ दिन, इतना वक्त लगता है वीनस को अपनी एक्सिस पर सिर्फ एक बार घूमने में। काफी स्लो रोटेशन है ना। लेकिन एक और नंबर सुनो, 225 अर्थ डेज, इतना वक्त वीनस को सूरज का एक चक्कर लगाने में लगता है। मतलब वीनस पर एक दिन एक साल से भी बड़ा होता है। अभी सबसे अजीब बात बाकी है। अर्थ और सोलर सिस्टम के लगभग सारे प्लैनेट्स वेस्ट से ईस्ट घूमते हैं, लेकिन वीनस उल्टा घूमता है, ईस्ट से वेस्ट। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? क्या किसी बहुत बड़े एस्ट्रॉइड ने कभी वीनस को टक्कर मारी थी, या उसका घना एटमॉस्फेयर अरबों सालों में उसकी रोटेशन को ही बदल गया? सच ये है कि रिसर्चर्स आज भी इसका एग्जैक्ट जवाब नहीं जानते। शायद इसीलिए वीनस आज भी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे मिस्टीरियस प्लेनेट बना हुआ है। सोचो, तुम किसी तरह वीनस के सरफेस पे खड़े हो, सबसे पहले तुम आसमान की तरफ देखते हो तो तुम्हें क्या दिखेगा? सूरज की रोशनी तो वीनस तक पहुंचती है, लेकिन उसका एटमॉस्फेयर इतना घना और उसके ऊपर के बादलों की लेयर इतनी मोटी है कि अर्थ की तरह एक चमकता हुआ सूरज तुम कभी भी नहीं देख पाओगे। हर तरफ सिर्फ पीली नारंगी धुंध ही दिखाई देगी। और ये बादल पानी के बादल नहीं हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के हैं। तो फिर वीनस की सरफेस एसिड के समुद्र से क्यों नहीं भरी है? क्योंकि वीनस की सरफेस तक पहुंचने से पहले ही टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि एसिड की बूंदें भी इवेपोरेट हो जाती हैं। और अगर तुम सोच रहे हो कि वीनस के बारे में अब हमें सब कुछ पता चल चुका है, तो जवाब है नहीं। उसकी सरफेस शायद जिंदगी के लिए बिल्कुल भी लायक ना हो, लेकिन सरफेस से लगभग 50 से 60 किलोमीटर ऊपर कहानी बदल जाती है। वहाँ टेम्परेचर सरफेस जितना नहीं होता, प्रेशर भी काफी कम हो जाता है। और इसीलिए रिसर्चर्स ने एक अजीब सा सवाल पूछा, क्या वीनस के घने बादलों के बीच माइक्रोब सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं? ये पॉसिबिलिटी इतनी इंटरेस्टिंग है कि दुनिया भर के रिसर्चर्स आज भी इसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। 2020 में कार्डिफ यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने वीनस के बादलों में एक गैस ढूंढ निकाली जिसका नाम है फॉस्फीन। यही गैस अर्थ पर बायोलॉजिकल एक्टिविटी से बनती है। खबर आते ही पूरी दुनिया में खलबली मच गई। क्या ये वीनस पर जिंदगी का पहला सबूत है? लेकिन दूसरे रिसर्चर्स ने तुरंत सवाल उठाया, कहीं ये फॉस्फीन की जगह सल्फर डाइऑक्साइड तो नहीं? बहस आज तक खत्म नहीं हुई, पर 2024 में उसी टीम ने नए डेटा के साथ जवाब दिया कि उनके पास पहले से भी ज्यादा मजबूत सबूत है। यानी वीनस के बादलों में जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल आज भी खुला है। और इसीलिए इंसान बार बार वीनस की तरफ लौट रहा है, क्योंकि जितना हम वीनस को समझते हैं उतने ही नए सवाल खड़े हो जाते हैं। हर मिस्ट्री एक सवाल से शुरू होती है और हर जवाब एक स्पेसक्राफ्ट लेके आया। सबसे पहला सवाल, क्या कोई मशीन वीनस की सरफेस पे जिंदा उतर भी सकती है या नहीं? इसी सवाल का जवाब हमें वेनेरा मिशन से मिल चुका था, लेकिन एक और मिस्ट्री अभी बाकी थी। अगर वीनस इतने घने बादलों से ढका रहता है तो फिर रिसर्चर्स ने उसकी मैपिंग कैसे करी? कैमरा तो ज्यादा देर उधर काम नहीं कर सकता था, इसीलिए नासा ने मैगेलन मिशन भेजा। इसका काम वीनस पर लैंड करना नहीं था, बस ऑर्बिट से वीनस को मैप करना था। उसने रडार सिग्नल्स भेजे जो बादलों को पार कर सकते थे। पहली बार इंसान के पास वीनस की पूरी सरफेस का मैप था। लेकिन सरफेस देख लेना काफी नहीं था, क्योंकि मैगेलन ने सिर्फ जमीन देखी थी, उसके ऊपर चल रहे एटमॉस्फेयर के राज नहीं। और वीनस का एटमॉस्फेयर खुद एक अलग मिस्ट्री था। इसके बादल वीनस की अपनी रोटेशन स्पीड से 60 गुना तेजी से घूमते हैं। रेफरेंस के लिए अर्थ का एटमॉस्फेयर रोटेशन स्पीड के लगभग बराबर स्पीड पर घूमता है। ये हवा इतनी तेज घूमती क्यों है? इसके बादलों में आखिर चल क्या रहा है? इसी मिस्ट्री को समझने के लिए यूरोप ने वीनस एक्सप्रेस को भेजा और जापान ने अकात्सुकी को भेजा। दोनों मिशंस ने वीनस के बादलों को सालों तक ऑब्जर्व किया। क्लाउड मूवमेंट्स, विंड्स, वेदर पैटर्न्स सब कुछ नोट किया, और जितना डेटा आता गया उतने ही नए सवाल खड़े होते गए। फिर रिसर्चर्स ने एक और हैरान करने वाला सवाल पूछा, क्या वीनस हमेशा से ही ऐसा था, या कभी समुद्र थे, नदियां थी, जिंदगी जीने के बेहतर कंडीशंस थे?
इसी सवाल का जवाब ढूंढने नासा डाविंची मिशन भेज रहा है। ये मिशन वीनस के एटमॉस्फेयर के अंदर घुसेगा, उसकी केमिस्ट्री पढ़ेगा, ताकि पता चल सके कि वीनस कभी अर्थ की तरह एक अलग दुनिया थी या नहीं, और अगर थी तो वीनस बदला तो बदला कैसे, और क्या आज भी उसके अंदर वॉल्केनोज जिंदा हैं? जवाब शायद पहले से ही मिल चुका है। 2023 में एक रिसर्चर ने 30 साल पुरानी मैगेलन की तस्वीरें दोबारा खंगालना शुरू किया और उसने देखा एक वॉल्केनो का वेंट सिर्फ 8 महीने के अंदर अपनी शेप बदल चुका था और साइज में लगभग दोगुना हो चुका था। और ये अकेला वेंट नहीं था, वीनस पर 1600 से ज्यादा बड़े वॉल्केनोज पहले से ही मैप किए जा चुके हैं, और अगर छोटे वॉल्केनिक फीचर्स भी गिने जाएं तो संख्या 85,000 से ज्यादा पहुंच सकती है। यानी पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा वॉल्केनोज अगर किसी प्लेनेट पर है तो वो वीनस ही है। और अब वेरिटास और यूरोप का इन्विजन मिशन वीनस की जियोलॉजी को अनप्रेसिडेंटेड डिटेल में मैप करेंगे। और अब इस कहानी में एक नया नाम भी जुड़ने वाला है, भारत। इसरो शुक्रयान 1 के जरिए कई अनसुलझे सवालों के जवाब ढूंढना चाहता है। उसके एटमॉस्फेयर में आखिर चल क्या रहा है, उसकी सरफेस जियोलॉजिकली एक्टिव है या नहीं, उसका ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना एक्सट्रीम कैसे बना, और क्या वीनस कभी अर्थ जैसा था। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत भी वीनस की इन्वेस्टिगेशन का एक अहम हिस्सा होगा, क्योंकि जितना हम वीनस को समझते हैं उतने ही नए सवाल खड़े हो जाते हैं। एक सवाल जो रिसर्चर्स को कई दशकों से परेशान कर रहा है, क्या वीनस हमेशा से ऐसा ही था, या कभी ये भी अर्थ की तरह एक दुनिया थी? अरबों साल पहले तुम वीनस पर खड़े होते तो शायद तुम्हारे सामने समुद्र होते, बादल होते, बारिश होती। साइंस फिक्शन? शायद नहीं। कई क्लाइमेट मॉडल्स, प्लैनेटरी एवोल्यूशन स्टडीज और स्पेसक्राफ्ट ऑब्जर्वेशंस ये पॉसिबिलिटी दिखाती हैं कि प्राचीन वीनस आज से बिल्कुल अलग हो सकता था। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर सब बदला कैसे? रिसर्चर्स का सबसे मजबूत एक्सप्लेनेशन रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट है। याद है हमने शुरू में ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात की थी। अब जरा सोचो, अगर वही प्रोसेस कंट्रोल से बाहर निकल जाए तो क्या होगा? अर्थ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट एक कंबल की तरह हमारे प्लेनेट को जीने लायक रखता है, लेकिन वीनस का ये कंबल मोटा होता गया, टेम्परेचर बढ़ता गया, समुद्र गर्म होते गए, पानी भाप बनकर एटमॉस्फेयर में चला गया, और वाटर वेपर वो खुद एक बहुत पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। जितना ज्यादा पानी भाप बना उतनी ज्यादा गर्मी हुई, और जितनी ज्यादा वार्मिंग हुई उतना ही ज्यादा पानी भाप बनता गया। ये एक विशियस साइकिल था जिसे रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और शायद इसी प्रोसेस ने वीनस को एक जिंदा दुनिया से 465 डिग्री सेल्सियस वाले नर्क में बदल दिया। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, ये अभी भी साइंटिफिक हाइपोथेसिस है। इसके सपोर्ट में काफी एविडेंस है, लेकिन हर डिटेल कंफर्म नहीं हुई। और शायद इसीलिए वीनस सिर्फ एक प्लेनेट नहीं है, वो एक वार्निंग है, एक रिमाइंडर कि दो प्लैनेट्स लगभग एक जैसे जन्म ले सकते हैं, लेकिन उनका फ्यूचर बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। लेकिन हमारा अगला सफर इससे ज्यादा हैरान करने वाला है। एक ऐसा प्लेनेट जो कभी अर्थ की तरह ही पानी से भरा हुआ था, लेकिन जहां वीनस का एटमॉस्फेयर हद से ज्यादा मोटा हो गया, वहां इसका एटमॉस्फेयर लगभग गायब ही हो गया। आज इंसान इसी प्लेनेट पर बसने के सपने देख रहा है, मार्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में।